अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की मुलाकात होनी थी, काफ़ी इसका चर्चा भी हुआ, लेकिन अभी तक ये मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। दूसरा, अपोजिशन ने ये कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं हुकूमत से। देखिए, आपकी बात ठीक है। हमें ये मैसेज तो भेजा गया था कि वज़ीर आज़म साहब जब आएंगे असम्बली में तो वो मुलाकात होगी, और उनके एक टेंटेटिव डेट का तो नहीं बताया था। और इससे पहले मुलाकात सिर्फ वो वज़ीर आज़म आए थे जॉइंट सेशन के मौके पे, और उससे पहले बाद में राना साहब और तारिक फजल चौधरी साहब और अंजुम साहब ये हमारे पास आए थे, और मुझे भी उन्होंने बुलाया था। वहाँ पर बातचीत हुई थी जब ये हमें इनवाइट कर रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई है सो फार। लेकिन शायद मुलाकात हो भी जाए। जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक़ है तो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास इख्तियार है, लेकिन देखिए माहौल भी उसके लिए होना चाहिए। माहौल बेहतर हो तो फिर बात होगी। सबसे पहली बात है कि हुकूमत अगर गुडविल शो करे तो खान साहब के साथ ये मुलाकातें बहुत ज़रूरी है। मुज़ाकरात और मुलाकात ना होने में आपकी तरफ से ये कंसर्न होगा कि खान साहब की हेल्थ के बारे में कंसर्न होगा, खान साहब की आंख के बारे में जो सिचुएशन है वो आप लोगों को नहीं बता रहे और अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर इससे आगे फिर बात कैसे बनेगी अगर आप इतना ही ग्रेस नहीं दिखा रहे। शराइत क्या है, हुकूमती शराइत क्या है? देखिए, शराइत ना हुकूमत ने कोई रखा है और नहीं अचकज़ई साहब ने कहा है कि मेरी ये शराइत है। खान साहब ने उनको फुल अथॉरिटी दी है कि आप मुज़ाकरात करें, किन शराइत पे करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, कब शुरू करना चाहते हैं, आप तहरीक चलाना चाहते हैं, ये सारा इख्तियार अचकज़ई साहब के पास है। आप वक्त के मुताबिक से अचकज़ई साहब जब फैसला करेंगे वो हमें जब भी सफारती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम और एतमाद की ज़रूरत होती है फिर अक़वामी सतह पर, तो PTI उस वक्त गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी जाती है और उसकी एहतजाजी सियासत मुल्क के लिए मज़ीद बहरान या नुकसान का जब नहीं। देखिए, हमने तो हमेशा से बड़े जितना देखो हमारी तो बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है हुकूमत पे, उनके मैंडेट पे जो वहाँ बैठे, लेकिन इन सब चीज़ों के बजाय बावजूद हमने मई 2025 भी पाकिस्तान का साथ दिया। हम खड़े हुए हैं, एक ज़बान होकर खड़े, हमने बड़ा अपना रोल प्ले किया, हमारा कंट्रीब्यूशन है और हमारी दुआएं हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने 75 साल बाद पाकिस्तान की वो ऐसी कामयाबी दे दी जिसके पाकिस्तान का एक नाम रोशन हुआ, और जिसमें ऐसी कामयाबी अल्लाह ने दी कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तफसीर हो गया। और अब कोई सोच नहीं सकता पाकिस्तान की बारी आएगी, क्योंकि जो सोचता है कि पाकिस्तान की बारी आएगी उसकी अपनी बारी आती है। इसलिए इसमें हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। अभी भी हमने दहशतगर्दी पे भी एक वजाहत दिया है, लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता, हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमारी लीडर के साथ मुलाकातें नहीं की जाती, लीडर को नहीं एक्सेप्ट किया जाता। फिर ऐसे सिलसिले में तो खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है, वज़ीर आज़म ने एक इजलास बुलाया, आपको भी उसमें दावत दी गई, लेकिन PTI ने रवायती मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना ही इजलास में शरीक हुई, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ज़ाहिर है ये PTI के लिए भी परेशान कौन होगी। नहीं, हमारी जब मुलाकात हुई और दावत दी गई उस वक्त हमने इनको कहा था कि बेहतर यही है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में चंद लीडरान को ब्रीफ देने के बजाय, मैटर बड़ा सीरियस है, बेहतर है कि आप ईवान में इधर आकर की ब्रीफिंग दे दे, सब हाउस को ब्रीफ किया जाए और नुमाइंदगान को ब्रीफ किया जाए, क्योंकि नुमाइंदगान ने अपने हलकों में जाकर की पब्लिक परसेप्शन और अपने हलकों में बात करनी, लिहाजा आप ये करें बजाय इसके कि आप वज़ीर आज़म हाउस में करें कि उससे ईवान मजबूत होगा। ये हमने इतनी शर्त रखी और हमने इसकी ज़्यादा नहीं रखी। अलबत्ता ये ज़रूर हमने रखा था कि खान साहब के साथ ईद से पहले मुलाकात हो जाएगी। देखो, होने तो चाहिए, लेकिन अभी सुना है कुछ लोगों ने ये राय दी थी कि जाना चाहिए इजलास में। देखो, हमारी पार्टी है, मुख्तलिफ लोग राय तो आते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज यही था कि नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि जो रीजनल सिचुएशन है एक अफगानिस्तान के साथ चल रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, और दूसरा इसराइल की जो जारियत है अमेरिका की और इसराइल के ईरान के खिलाफ, उसके ऊपर PTI क्या मौक़िफ़? देखिए, PTI अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। हम इवन फ्लोर ऑफ द हाउस भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो दहशतगर्द है, और हमने अफगानिस्तान को कहा है कि अफगानिस्तान के दुश्मन को हमने हमेशा अपना दुश्मन समझ के उनके खिलाफ हम लड़ें। लिहाजा अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के दुश्मनों को ना बसाए, वो प्रॉक्सी उनका ना बने, वो पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने ना दे। इसलिए पाकिस्तान के पास या तो ऑप्शन ये होता कि हम इंतज़ार करें और दहशतगर्द हमें अटैक करते, या हम दहशतगर्दों का जहाँ भी हो हम पीछा कर लें। तो देखें ना, ये तो पाकिस्तान का राइट है, पूरी दुनिया से। लिहाजा जारियत को किस तरह देखते हैं? ईरान पे जारियत जो है ये हमने बड़ी शदीद मजम्मत की है इसकी, और हम मजम्मत करते हैं। ईरान, देखो, पहली बात तो ये है कि 12 दिन लड़ाई के बाद, जून के बाद ईरान ख़तरा नहीं बन चुका था। अमेरिका ने खुद कहता है कि हमने उनका इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ओब्लिटरेट किया, और फिर भी आपके साथ वो डायलॉग में शुरू थे। तो डायलॉग जब आप कर रहे थे तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान इस बात पे एग्री कर गया था कि 0
0 स्टॉक फाइलिंग ऑफ इनरिच यूरेनियम होगी। फिर फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने भी कहा कि हमारी बातचीत कंप्लीट हो गई और सिर्फ IAEA के जो एक्सपर्ट है उन्होंने मोडेलिटीज़ पे करनी है, इसी में फिर अटैक करना ये तो बिला जवाज़ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। फिर आप उनकी लीडरशिप को अटैक करते हैं ये तो, और उसके लिए रिजीम चेंज करते हो, ये तो कोई दुनिया के इंटायर लॉ के ख़िलाफ़ है। ये ऐसे जगहपन तो नहीं होना चाहिए। सर, पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपये इजाफा हो गया और मजीद सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। देखिए पेट्रोल में जितना इजाफा हुआ है, इसकी जो विंडफॉल टैक्स किस्म का इन्होंने बनाया है और ये सारा बेनिफिट दिया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है तो ये नहीं होना चाहिए। तो दूसरा, अगर हुकूमत अपना स्टॉक फाइलिंग पूरा करती, ओगरा की जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इतने दिनों का स्टॉक होना चाहिए था, अगर हुकूमत वो स्टॉक रख लेती तो उनको ये नहीं होता। हुकूमत ने अभी जो ऑस्टेरिटी प्लान दिया ये टू लिटिल टू लेट है। हुकूमत के अगर आप 4 दिन काम करोगे तो आप जो सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज है, वो आप इफेक्ट कर जाएंगे। आप फुल प्लेज बेशक वो कर दे, जूम पे सारी आप करवा ले, लेकिन इसमें अपनी खर्चियाँ ख़त्म कर दे। आप 2 महीने के लिए ख़त्म करते, आप 2 दिन की तनख्वाह लेते, ये इनफ नहीं है। हुकूमत को मज़ीद इस पर प्लान लेना चाहिए ताकि आवाम पे ये बर्डन पासान ना हो। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास बुलाया था वो खित्ते की सूरत हाल पे था और एक मुत्तफ़िका मैसेज जाना चाहिए था क्या, और KP में PTI की हुकूमत है, वहाँ पे सूबे में अमन व अमान है, वो फ्रंट पे सूबा इस हवाले से है जो सूरत हाल ख़राब है, तो क्या आप नहीं समझते कि PTI ने शिरकत ना करके उस कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाया है और एक मैसेज जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जाना चाहिए था उस नहीं? देखिए असम्बली हम समझते हैं असम्बली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोरम है। पता नहीं हुकूमत क्यों कर बार बार कह रही है हम PM हाउस में लेके जाते हैं, PM हाउस में लेके जाते हैं। हम उनके साथ, हमने कहा कि एक साथ दुआ पढ़ते हैं, हमने कहा जी रिजोल्यूशन एक साथ ये पास करें, इसमें पूरे कौम एक तरफ मुत्तफ़िक़ है। कौम की तर्जुमानी अगर आप करते हैं, कौम की बातों का, जज्बात का, एहसासात का अगर आपको एहसास है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? आपको चाहिए, पहले भी तो ऐसा होता रहा है, आप आए ईवान को ब्रीफ कर दे बजाय चंद लीडरान को आप ब्रीफ करें। PM साहब ब्रीफिंग करना चाहते हैं तो जो इदारे वो आ जाएं, वो ब्रीफ कर दें और पूरे कौम के नुमाइंदगान को करें, ये आइन का तकाज़ा। गौहर साहब, ईरान जंग पे जो हुकूमत की पॉलिसी है इस वक्त, हुकूमत का जो इस वक्त स्टैंड है, सऊदीया पे भी हमले हुए ईरान की तरफ से, ईरानी अटैक्स हुए वहाँ पे, उस पर हुकूमत ने जो स्टैंड लिया है और कहा है कि सऊदी अरब में जो अटैक्स हुए इनकी हम मजम्मत करते हैं, तो हुकूमती मौक़िफ़ को आप दुरुस्त समझते हैं? हमने एज अ पार्टी ईरान से भी रिक्वेस्ट की है, ईरान पे जो अटैक हुआ इसकी हमने मजम्मत की है और ईरान से भी हमने ये रिक्वेस्ट की है, मुतालबा किया है कि मुस्लिम रिटेलिएट ना करे, एस्केलेट ना करे अगेंस्ट द मुस्लिम कंट्रीज़। वो जहाँ भी है वो आप मुस्लिम ममालिक को निशाना ना बनाएं ताकि मज़ीद एस्केलेट ना हो, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि मुस्लिम दुनिया आपस में लड़ पड़े और थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हम जाए और मुसलमानों के हाथों, क्योंकि इसमें तो उन्हीं का फ़ायदा होगा जो लोग ये जंग लड़ाना चाहते हैं। वो हमने किया। अलबत्ता हुकूमत ने आज तक हमारे मुतालिबात के बावजूद आज तक उन्होंने पार्लियामेंट में आके अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी और हमें इंतज़ार है नेशनल असम्बली में कि जिस दिन हुकूमत अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देगी, चाहे वज़ीर-ए-आज़म साहब दें चाहे वज़ीर ख़ारिजा दें, उसके बाद हम अपना पूरा मौक़िफ़ इंशाअल्लाह असम्बली के फ्लोर पे मैं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। या लेकिन उस दिन का हम इंतजार है कि गौहर साहब देखेंगे इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से जंग यानी कि हो रही है, दहशतगर्द हो रही है। अफगानिस्तान के जो बाशिंदे हैं पाकिस्तान से मुल्क लोग यहाँ से निकाले जा रहे हैं, लेकिन KP में जाके वहाँ पर पनाहगाह बनी हुई है। देखेंगे वो पाकिस्तान के साथ KP के लोग मुखलिस क्यों नहीं है? नहीं, देखो KP के लोग बड़े मुखलिस है और कहीं पनाहगाह नहीं है और पनाहगाह नहीं होने चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये ज़रूर था कि KP के असम्बली ने जो करारदादें पास की उनके नज़र भी करके आप उनको भी देख लें, और ख़ासकर जो जरगा हुआ था उसमें सिर्फ PTI नहीं थी बल्कि KPK में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ थी। उन्होंने भी एक सजेशन दी थी कि आप जरगे के तौर पे कर लें। वो लोग रिवायती तौर पर जिस तरीके से कर रहे हैं, इनकी सजेशंस आई थी और हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि इनकी सजेशंस को आप कंसिडर करें। दूसरी हमने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान के लोग जिस तरीके से आप भेजेंगे उनको थोड़ा सा टाइम फ्रेम इतना दे दें ताकि वो बर्डन भी ना हो और सारे लोग एक ऑनरेबल तरीके से जाएँ। तो टाइम फ्रेम की बात हुई, पाकिस्तान उनको टाइम दिया, कई बार टाइम देखिए वो तो हुकूमत की पॉलिसी और जो 14 पॉइंट्स है नेशनल एक्शन प्लान के 14 पॉइंट्स है, उसमें एक पॉइंट्स यही भी है उनकी जो वापसी है उसमें जो तरीक़ाकार वज़ा हुआ है, और हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान के 14 पॉइंट्स है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उस पर मनोअन अमल होना चाहिए और हर वक्त अमल होना चाहिए और सबको अमल करना चाहिए। मेरा सवाल ये है चेयरमैन साहब कि CM साहब ने कहा था कि अगर अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो उसके सबूत दिए जाए। कल सलामती कौंसिल में अफ़गानिस्तान के मामले पर एक इजलास हुआ जिसमें चीन के मंदूब ने
پاکستان نے تو کہتا ہی رہا ہے، لیکن چین کے مندوب نے واضح طور پر افغان طالبان کو جو ہے وہ ایک تنبیہ بھی کی اور کہا کہ آپ کی سرزمین سے جو ہے وہ تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپ کو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کا جو ہے تو وہ تدارک کرنا ہے. تو یعنی کہ اب چین بھی یہی کہہ رہا ہے، باقی دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے، تو سی ایم صاحب نے کیسے نہیں دیکھیں ہمارا موقف بڑا سمپل ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ ایک وقت ضرور تھا، وہ بات سچویشن الگ ہے، لیکن اس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے وہ ابھی اسرائیل اپنا رول پلے کر رہا ہے، انڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، وہ پراکسی وہاں کر رہا ہے، وہ ان کو ایجنٹ سمجھ کر کے ان کو ڈیفیوٹ کر رہا ہے، ریکروٹ کرا رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف ساری پلانیں ہو رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو بھی کوئی اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کی کڑیاں جا کر کے ہندوستان سے ملتی ہے، اور ہندوستان کر کیا رہا ہے. اور یہ دیکھو ایک چیز آپ کو ایڈیشنل میں بتاتا ہوں، اگر آپ ان سے پوچھیں آپ قندھار میں کیا کرتے ہیں، انٹرنیشنلی پورے یو این کے مطابق اگر آپ نے ایک ملک نے دوسرے ملک میں کوئی کونسلیٹ بنانا ہے تو ایک جیسے بنانا ہے. اگر ایک ملک نے 5 کونسلیٹ بنانے ہیں تو دوسرے ملک کے بھی 5 کونسلیٹ بنانے ہیں، اور بینک کے برانچز کی طرح ان کونسلیٹوں کے نمبر ہوتے ہیں. انڈیا قندھار میں کونسلیٹ کیوں کر بنا رہا ہے اور اس کونسلیٹ میں 70 بندوں کو کیوں ریکروٹ کر رہا ہے؟ یہ ساری انہوں نے اس کے آڑ میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اور انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور ہماری دعائیں ساتھ ہے اور ہمیں سپورٹ بھی ہے. ہم نے کہا کہ دیکھو دہشت گردی وہ ایک ہی موقع پہ کہ دہشت گرد جہاں بھی ہو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملنا چاہیے. پاکستان کے دشمن ہیں اور جہاں بھی ہوں گے دشمن کے طور پر. عمران خان صاحب کی رہائی کی تاریخیں آپ بھی کافی دفعہ دے چکے ہیں. گزشتہ کئی روز سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کی رہائی ہو مستقبل قریب میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھو ہماری سب کی خواہش ہے، میرا خیال ہے آپ لوگوں کے سمیت اور پورے پاکستان کی خواہش ہے کہ اس کی رہائی جلد سے جلد ہو. لیکن آپ نے دیکھا پورا سسٹم ساخت ہوا ہے. اگر انصاف کے مطابق فیصلے ہوتے تو جو 17 جنوری 2025 کو خان صاحب کی کنوکشن ہوئی ہے، 35 دن میں اس پہ فیصلہ ہونا تھا جوڈیشل پالیسی کے مطابق، ابھی تک ہو چکے ہوتے. لیکن سارا سسٹم ساکت ہے، عدالت ہے. میں نے آج بھی کہا 15 مرتبہ ہم سپریم کورٹ گئے ریکویسٹیں کرنے کے لیے، 15ویں مرتبہ سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کر کے ہمیں بھیجا ہائی کورٹ چلے جاؤ. آج جب ہم ہائی کورٹ گئے تھے تو یہ ہمارا 20واں مرتبہ تھا سپریم کورٹ ہائی کورٹ آنے کا. 20ویں مرتبہ پہ ہمارا کیس لگے، سنوائی ہوئی کہ پرسوں آپ آ جائیے گا تو دیکھیں گے. اور پرسوں کیا دیکھیں گے کہ آج ہم نے خان صاحب کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے یا ہم نے ڈاکٹر بھیجنا ہے. خدا کے بندو اگر کوئی یہ رول آئین قانون کے مطابق اگر نہ بھی ہو تو ایک سابق وزیر اعظم اگر آپ کو ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ میرا ذاتی معالج کو میرے پاس آنے کا، تو کیا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آج ہم آئیں روز کہتے ہیں جی آپ ملنے نہیں آتے، آج ہمیں یہ ملنے دے، پھر بھی کوئی تسلی ہو جائے گی. فیملی باہر کھڑی ہے، آپ ملنے دے فیملی کو، وکلاء کو ملنے دے، بشرا بی بی کی فیملی کو ملنے دے، وہ آ کر کے باہر آ جائے گی. دیکھو جب آپ ملاقاتیں روکیں گے تو تشویش بڑھتا جائے گا، جب آپ ملاقاتیں بڑھائیں گے تو اچھی خبریں باہر آئے گی. اور اب تو کوئی خدا را خوف کرو، کوئی اس ملک پہ رحم کرو. 42% سے زیادہ غربت ہو چکی ہے. اس نیٹ میٹرنگ آپ نے ختم کیا، وہ لوگ سورج سے بجلی بناتے تھے، اس کا کوئی کام آتا وہ بھی آپ نے ختم کیا. پیٹرول آپ نے بڑھا لیا، اسکول آپ نے بند کروا لیے، کام ہو نہیں رہا، تنخواہیں آپ نے ختم کر دی، مہنگائی بڑھ گئی ہے. ایسے میں ایسے اقدامات آپ کرو گے جس میں دوریاں پیدا ہوگی، نفرتیں بڑھیں گی، تو یہ ملک کا نقصان ہوگا. اس سب کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بھی وقت اچھا چیئرمین صاحب ابھی بھی وقت ہے کچھ کریں. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو آپ نے فیصلے کا دیا ہوا تھا، مذاکرات کی ٹیم ابھی تک کہاں تک پہنچی ہے؟ مذاکرات کا یہ دو کرنا ہے تو ان دونوں نے کرنا ہے، یہ دو ٹیم ہے، یہ دو کریں گے، یہ خود ٹیم بھی ہے اور ٹیم کا حصہ بھی. دیکھیں ابھی تک بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو.